Good day to everyone watching my video and welcome back again to my YouTube channel. आज का हमारा वीडियो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक इंट्रोडक्शन, उनके मीनिंग, डेफिनेशन और उनके प्रकारों से कनेक्टेड है. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. कहा जाता है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो आर्थिक समस्याएं हैं वो बहुत जटिल होती हैं. द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर रियली कॉम्प्लेक्स और इनकी जटिलता को आसान बनाने के लिए अर्थशास्त्रियों ने दो दृष्टिकोण अपनाए थे. वो दो दृष्टिकोण कहलाते थे माइक्रो, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यष्टि, और मैक्रो, जिसे हिंदी में कहा जाता है समष्टि. तो ये धीरे धीरे करके ये दो दृष्टिकोण हमारे अर्थव्यवस्था में अर्थशास्त्र के दो भाग बन गए और अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा जाने लगा. माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र. धीरे धीरे करके ये दोनों ही अर्थशास्त्र के भाग बहुत ही तीव्र गति से बढ़ने लगे, विकसित होने लगे. दैट मीन्स दे वर डेवलपिंग एट अ वेरी फास्ट स्पेस. नाउ लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विथ माइक्रो. माइक्रो क्या होता है? माइक्रो का ये जो टर्म है MICRO, इसे एक ग्रीक वर्ड माइक्रोस से लिया गया है जिसका मतलब होता है स्मॉल. ग्रीक को हिंदी में कहते हैं यूनानी. अब वो इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते थे ये तो वही जाने, बट इसका मतलब होता था स्मॉल, जिसे आप हिंदी में प्रॉपर कह सकते हैं सूक्ष्म. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स की वो शाखा है जहाँ पे हम अध्ययन करते हैं व्यवहार का इंडिविजुअल स्मॉल यूनिट्स का, मतलब छोटी इकाइयों का, सूक्ष्म इकाइयों के व्यवहार को जब अध्ययन किया जाता है इसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में काउंट करते हैं. लाइक हमने एक उपभोक्ता का अध्ययन किया, हमने कंज्यूमर का अध्ययन किया, हमने एक प्रोडक्ट का अध्ययन किया, हमने कंपनी को स्टडी किया. तो ये जो सिंगल इंडिविजुअल व्यक्तिगत किसी भी एक इकाई को पढ़ा जाता है तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में ऐड करते हैं. एक डेफिनेशन हमने यहाँ ली है प्रोफेसर लेफ्टविच के अनुसार. प्रोफेसर लेफ्टविच का ये कहना था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद इकोनॉमिक एक्टिविटीज एज कंज्यूमर, रिसोर्स ओनर या बिजनेस फर्म. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था. आर्थिक क्रियाएं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन. तो इस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या वो इकोनॉमिक यूनिट्स जो इनसे जुड़े होते हैं, तो वो पूरा अध्ययन हमारा किस में आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में. इसी तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? अगेन मैक्रो वर्ड भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है. यहाँ पे वो ग्रीक वर्ड था मैक्रोस, सी की जगह के आ गया. जैसे माइक्रो में भी MICRO था, उसमें सी की जगह के यूज़ किया गया था. वहाँ पे उस माइक्रोस का मतलब होता था छोटा, तो यहाँ पे इसका मतलब होगा बड़ा. और इसे प्रॉपर अगर हम हिंदी में बोलना चाहें तो इसका प्रॉपर हिंदी वर्ड हमें दिया गया है व्यापक. तो समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वो शाखा है जहाँ पे हम पूरी अर्थव्यवस्था या कंप्लीट इकोनॉमी का अध्ययन करते हैं. एक डेफिनेशन हमने ली है यहाँ पे KE बोल्डिंग के अनुसार. KE बोल्डिंग का ये कहना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील किससे करती है? ये व्यक्तिगत मात्रा से नहीं बट एग्रीगेट. एग्रीगेट का मतलब होता है योग, टोटल, सारी क्वांटिटीज, पूरी अर्थव्यवस्था में कितना उत्पादन हुआ है उसका अध्ययन करती है. किसी एक व्यक्ति के आय का अध्ययन नहीं करती, राष्ट्र की आय का अध्ययन करती है. किसी एक वस्तु की कीमत का नहीं बट जनरल प्राइस लेवल, मतलब सामान्य स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं की क्या कीमत होती है पूरी अर्थव्यवस्था में, उसका अध्ययन करती है. किसी एक कंपनी के उत्पादन का नहीं बट राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन करती है. अब आते हैं कुछ नए पे. माइक्रो और मैक्रो के बारे में मीनिंग, डेफिनेशन आपने पहले भी पढ़े हैं, बट ये टॉपिक जो अब आ रहा है टाइप्स यानी कि उनके प्रकार, ये आप लोगों ने पहले नहीं पढ़े हैं. तो सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स के टाइप्स को देखते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स के 3 टाइप है. माइक्रोस्टेटिक, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यष्टि स्थैतिकी. कंपैरेटिव माइक्रोस्टेटिक, जिसे हिंदी में कहा जाता है तुलनात्मक व्यष्टि स्थैतिकी. और माइक्रो डायनामिक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यष्टि प्रवैगिकी. इन तीनों को अब हम इंडिविजुअली स्टडी करते हैं. माइक्रोस्टेटिक. अब स्टेटिक वर्ड पे ध्यान दिए. स्टैटिक ये वर्ड सबने सुना हुआ है. स्टेटिक का मतलब होता है एक पॉइंट जहाँ पे आप टिक गए हैं, नो चेंज, उसे स्टेटिक कहते हैं. जैसे कहा जाता है कोई अर्थव्यवस्था स्टैटिक होती है, कोई अर्थव्यवस्था प्रवैगिकी या डायनामिक होती है. तो स्टेटिक का मतलब है कि यहाँ पे माइक्रो लेवल पे हम ये पढ़ रहे हैं कि एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक निश्चित समय पे संतुलन बिंदु कहाँ आ रहा है व्यष्टि कारकों के कारण. थोड़ा सा ढंग से समझिए.
माइक्रो इकोनॉमिक्स में, माइक्रोस्टेटिक में हम माइक्रो फैक्टर्स को पढ़ेंगे। जैसे मैं 2 एग्जांपल ले रही हूँ, हमारे पास 2 फैक्टर्स बहुत कॉमन है, डिमांड और सप्लाई, मांग और पूर्ति। तो ये मांग और पूर्ति के बीच में जो एक आपका संबंध है, उस संबंध से जो संतुलन बिंदु बनता है, हम उस पॉइंट को स्टडी करते हैं कि इस समय पे ये संतुलन बिंदु है। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हम रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं माइक्रो वेरिएबल्स में, ये मानते हुए कि वो क्या है, स्टेटिक हैं या कांस्टेंट है, उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा। इस चीज़ को और ढंग से समझने के लिए आगे एग्जाम्पल और ग्राफ देखते हैं। जैसे हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है कि एक समय पर किसी वस्तु की कीमत उसकी डिमांड और सप्लाई के पावर से, मतलब मांग और पूर्ति की शक्तियों से हम डिसाइड करते हैं। अब माइक्रोस्टेटिक या व्यष्टि स्थितिकी में हम क्या पढ़ते हैं कि इक्विलिब्रियम कैसे आया। इक्विलिब्रियम है, लेकिन उसमें हमने डिमांड और सप्लाई में कोई बदलाव नहीं होने दिए। इस चीज़ को और ढंग से समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड में ग्राफ देखते हैं। कुछ बच्चों को ये ग्राफ याद आ रहा होगा जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी भी है, जिन्होंने नहीं पढ़ी फिर भी डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको अभी डिस्कस करते हैं। इसमें अगर आप ध्यान से देखें, ये लाइन जो ऊपर से नीचे जा रही है, इससे हम कहते हैं डी, मतलब डिमांड की लाइन। ये ऊपर से नीचे क्यों जाती है? क्योंकि यहाँ पे हमने, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे प्राइस दिखाया है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हमने क्वांटिटी दिखाई है। तो कहा जाता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत घटती है उसकी मांग बढ़ती है, इसीलिए ये ऊपर से नीचे जा रहा है। अब ये जो ऊपर से नीचे गई वो थी आपकी डिमांड की लाइन। अब ये जो नीचे से ऊपर जा रही है ये है आपकी सप्लाई की लाइन या पूर्ति की लाइन या पूर्ति का वक्र। ये जाता है इस तरह से, क्यों? क्योंकि डिमांड हम पढ़ते हैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से और सप्लाई हम पढ़ते हैं प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे ही किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, प्रोड्यूसर उसकी पूर्ति या उसकी सप्लाई मार्केट में बढ़ा देता है। अब यहाँ पे वापस इसको इरेज करके फिर स्टडी करते हैं। ये थी एक्स एक्सिस, ये थे वाई एक्सिस। डिमांड और सप्लाई दो कर्व खाली एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर पा रहे, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने नाम दिया है ई, इक्विलिब्रियम पॉइंट या संतुलन बिंदु। ये संतुलन बिंदु है जो ये रेफर करा रहा है कि डिमांड एंड सप्लाई इन्होंने इंटरसेक्ट किया और ई को अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया। अब इस ई पॉइंट से एक लाइन नीचे, एक लाइन सामने की तरफ क्या इंडिकेट कर रही है कि इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्वांटिटी क्या है, ओ क्यू। हम लोगों ने कोई नंबर नहीं लिया है, इसलिए हम ग्राफ के अल्फाबेट्स यूज कर रहे हैं। ओ क्यू मेरी क्वांटिटी है जिस पे डिमांड और सप्लाई की मात्रा क्या है, बराबर है, और हमारा प्राइस क्या है, ओपी। ओपी वो प्राइस है जिस पे डिमांड और सप्लाई सेम है। मतलब ओपी को हम संतुलन कीमत या इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं, जिसमें प्रोड्यूसर को बेचने में भी प्रॉब्लम नहीं है और कंज्यूमर को खरीदने में भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमने खाली इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को स्टडी किया और कोई चेंजेस हमने स्टडी नहीं किए। अब नेक्स्ट आता है कंपैरेटिव माइक्रोस्टेटिक। कंपैरेटिव वर्ड ऐड हो गया, मतलब अब हम तुलना करेंगे। तुलना किसके बीच में करेंगे? एक से ज़्यादा संतुलन बिंदुओं के बीच में। डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे अलग अलग इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आते हैं, तो उन सारी इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो वो कहलाता है कंपैरेटिव माइक्रोस्टेटिक। बट वॉट यू नीड टू रिमेंबर, हम कंपेयर ज़रूर करेंगे बट हम इस बात का अध्ययन नहीं करेंगे कि कैसे एक बिंदु से, एक संतुलन बिंदु से हम दूसरे संतुलन बिंदु की तरफ गए। आप क्या करेंगे? कंपैरेटिव के अंदर आप खाली इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को कंपेयर करते हैं। इस चीज़ को और क्लियर करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। हमने ये बोला कि एक पॉइंट है, उस पर 5 रुपये कीमत पे डिमांड और सप्लाई इक्विलिब्रियम पे थे। अब प्राइस बढ़ के 10 हो गया, इक्विलिब्रियम फिर आ गया। अब आप करेंगे खाली 2 इक्विलिब्रियम पॉइंट को कंपेयर करेंगे, बट हम ये नहीं समझेंगे कि कैसे एक इक्विलिब्रियम से हम दूसरे इक्विलिब्रियम की तरफ गए। अब देखिए इस ग्राफ को। इस ग्राफ में आपको पहले वाले ग्राफ से क्या फ़र्क दिख रहा है? ये लाइन, ये जो नई लाइन है, खाली ये नया है। ये है आपका नया डिमांड कर्व, जिसे हमने ब्रोकन लाइन से दिखाया है, और इसको अलग बताने के लिए इस पर हमने डी डैश किया है। सो अब क्या हुआ है, ये पुराना डिमांड कर्व था, सप्लाई कर्व एक ही है, इन्होंने इंटरसेक्ट किया E1 पे, तो हमारी क्वांटिटी थी OM1 और हमारा प्राइस था OP1। अब प्राइस बढ़ा, नया इक्विलिब्रियम आया, ये नया इक्विलिब्रियम है। अब हमारी नई क्वांटिटी हो गई OM2 और नया प्राइस हो गया OP2। सो कंपैरेटिव के अंदर हम खाली E1 और E2 को कंपेयर करेंगे,
लेकिन हम इस बात को स्टडी नहीं करते कि E1 से E2 पे पहुंचा कैसे गया। उसको स्टडी करते हैं हम थर्ड पॉइंट में, यानी कि माइक्रो डायनामिक्स में। जो बचा था वो इसमें स्टडी होता है, क्योंकि डायनामिक का मतलब है चेंजेस। तो हम यहाँ पे चेंजेस को स्टडी करते हैं। हम क्या स्टडी करते हैं कि कैसे एक इक्विलिब्रियम पॉइंट से दूसरे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचा जाता है। और जैसे अभी पुराने वाले ग्राफ को अगर हम ले तो E1 टूटा, E2 बना, तो इनके बनने और टूटने के बीच में जो पावर्स एक्टिव थी, मतलब डिमांड ने क्या गेम खेला, सप्लाई ने क्या गेम खेला, उनको हम पूरी तरह से यहाँ अध्ययन करते हैं, उनको स्टडी करते हैं और उनको एनालाइज करते हैं। लाइक हैव अ लुक एट एग्जांपल। प्रोडक्ट का प्राइस 5 से 8 हुआ, डिमांड और सप्लाई में चेंजेस हुए, नया इक्विलिब्रियम बना। तो 5 से 8 में जाने में डिमांड और सप्लाई में कितने चेंजेस हुए, वो पूरा प्रोसेस, वो पूरी प्रक्रिया हम माइक्रो डायनामिक्स में स्टडी करते हैं। तो ये थे हमारे माइक्रो के 3 प्रकार। अब आते हैं मैक्रो के या समष्टि के 3 प्रकार। जैसे माइक्रो में थे स्टैटिक, कंपैरेटिव और डायनामिक, उसी तरह से मैक्रो में भी हैं, खाली माइक्रो की जगह मैक्रो वर्ड आ गया। मैक्रो स्टैटिक, कंपैरेटिव मैक्रो स्टैटिक एंड मैक्रो डायनामिक्स। अब यहाँ के ग्राफ डिमांड और सप्लाई से अलग होंगे, क्योंकि ये पूरी अर्थव्यवस्था के हैं, बाकी मीनिंग वही है। माइक्रो स्टेटिंग में हम लोग पढ़ते हैं कि इक्विलिब्रियम कैसे आया। अब यहाँ पे भी हम वही पढ़ेंगे मैक्रो स्टेटिंग में कि ये इक्विलिब्रियम है, सॉरी इक्विलिब्रियम कैसे आया नहीं, ये इक्विलिब्रियम है। मैक्रो स्टेटिंग में हम पढ़ेंगे कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये इक्विलिब्रियम है, लेकिन अब यहाँ पे हम पूरी अर्थव्यवस्था को लेंगे। हम यहाँ पे मैक्रो के फैक्टर्स को पढ़ेंगे। जैसे माइक्रो के फैक्टर्स थे डिमांड और सप्लाई, यहाँ पे मैक्रो के फैक्टर्स को पढ़ा जाएगा, जो अभी हम नेक्स्ट ग्राफ में देखेंगे, और उनका इक्विलिब्रियम बिंदु को हम स्टडी करेंगे। लेकिन इकोनॉमीज इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कैसे आई, उसे हम मैक्रो स्टेटिक के अंदर अध्ययन नहीं करते हैं। लाइक हैव अ लुक। इस ग्राफ को जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है उनको समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी जिनको नहीं मालूम है मैं समझाती हूँ। यहाँ पे ये लाइन है सी का मतलब होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, खपत। प्राइवेट सेक्टर अपने खाने पीने पे, कपड़ों पे जितने भी खर्चे करते हैं, उसे पूरी अर्थव्यवस्था में सी से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट लाइन में सी के साथ ऐड हुआ आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, निवेश। जैसे आपने घर खरीदा, फिर उसके अलावा आपने मशीन्स खरीदी, एसेट्स खरीदे, संपत्तियां खरीदी, तो सी और सी के साथ ऐड हुआ आई। अब एक थर्ड एक एलिमेंट होता है जी स्टैंड करता है गवर्नमेंट, सरकारी, जो वो लोग सरकार खर्चे करती है। जैसे हमें सब्सिडी देती है, डिफेंस पे, सेना पे, इन पे खर्चे होते हैं, सरकारी कर्मचारियों पे, मतलब गवर्नमेंट का कुल खर्चा कहा जाता है CIG। इन तीनों को मिला के बनता है एग्रीगेट डिमांड, AD मतलब कुल मांग। माइक्रो में जो मांग थी वो एक व्यक्ति की मांग थी, यहाँ पे जो हम मांग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पूरी अर्थव्यवस्था में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं की मांग होती है वो AD कहलाती है। तो C, I और G को मिला के बनता है AD, अगर आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को स्टडी नहीं करते। तो ये हमारी CI और G की लाइन है और ये रिप्रेजेंट करती है AD। ये है Y, इनकम रिप्रेजेंट करता है एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि कुल पूर्ति को। कहा जाता है इक्विलिब्रियम मैक्रो लेवल पे तब आता है जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। तो ये एग्रीगेट सप्लाई, ये एग्रीगेट डिमांड, दोनों ने इंटरसेक्ट किया इस पे, तो ये बना हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो मैक्रो स्टेटिक में हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये C है, ये I है, ये G है। लेकिन इससे ज़्यादा अध्ययन हम आगे वाले प्रकारों में करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट आया कंपैरेटिव मैक्रो स्टेटिक। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कंपैरेटिव माइक्रो में होता था, हम लोग दो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स की कंपैरिजन या तुलना करते हैं। वी कंपेयर डिफरेंट इक्विलिब्रियम पोजीशंस इन एन इकोनॉमी। लेकिन हम ये नहीं पढ़ते कि कैसे एक इक्विलिब्रियम से, जैसे E1 से आप E2 पे आए तो कैसे आए, इस चीज़ का अध्ययन इसमें नहीं किया जाता। हम खाली ये पढ़ते हैं कि पहले ये इक्विलिब्रियम था, अब ये इक्विलिब्रियम है। लेट्स सी द ग्राफ। पहले वाले ग्राफ से इस ग्राफ में खाली एक फ़र्क है और वो फ़र्क है इस लाइन का। पहले भी C था, I था, G था, ये नया टर्म है डेल्टा। इस ट्राइंगल को डेल्टा कहते हैं, डेल्टा G। डेल्टा G को हमने यहाँ पे प्लस में लिखा है, मतलब C और I और G मेरे AD थे। अब गवर्नमेंट ने अपना खर्चा बढ़ा दिया, क्योंकि प्लस है तो इसका मतलब इंक्रीज कर दिया। डेल्टा G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा, उसके बढ़ने के कारण नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 बना। पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या था E, अब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है E1।
तो अब हम क्या करते हैं, ई और E1 की तुलना करते हैं। हम ये नहीं पढ़ते कि ई से E1 पर आए कैसे, वो हमारा लास्ट डायनामिक्स में स्टडी होगा। कंपेरेटिव मैक्रोस्टेटिक में हम क्या स्टडी करते हैं, हम यही स्टडी करते हैं कि पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट था जहाँ पे C, I और G थे, और अब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या बना जहाँ पे C, I और G के साथ क्या शामिल हो गया, डेल्टा G। तो अब पहले E हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था तो हमारी इनकम कितनी थी, OY1। अब E1 हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो हमारी इनकम कितनी हो जाएगी, OY2। मतलब एक इक्विलिब्रियम पॉइंट को दूसरे इक्विलिब्रियम पॉइंट से कंपेयर किया जाता है। अब लास्ट आया मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो डायनामिक्स, जैसे वहाँ था माइक्रो डायनामिक्स। डायनामिक्स का मतलब होता है प्रवैगिकी, चेंजेस। तो यहाँ पे जो बच गया था वो अध्ययन होता है कि एक संतुलन बिंदु से दूसरे संतुलन बिंदु पे कैसे पहुँचा गया, E टूटा E1 बना, तो इसके टूटने और बनने के बीच में जितने भी फोर्सेस एक्टिव थे, जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा, कंजम्पशन कैसे चेंज हुआ, वो सारे फोर्सेस के चेंजेस का हम अध्ययन करते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मैक्रो लेवल पर ये जो चेंजेस होते हैं जी के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एकदम से नहीं बढ़ता, दे आर नॉट सडन, लेकिन एक प्रक्रिया के थ्रू और एक समय अंतराल के अंदर चेंजेस होते हैं। मैक्रो डायनामिक्स में चेंजेस धीरे धीरे होते हैं, एकदम से नहीं होते और टाइम से होते हैं। सो this is connected with the types of micro and macroeconomics. That's all for today's video. Thank you so much for watching.